क्या आप जानते हैं कि भारत के वकीलों पर नियंत्रण रखने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है और उनके पास कितनी शक्तियां हैं? तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों की, यानी कि भारतीय विधिक परिषद की शक्तियों की। आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स, यानी भारतीय विधिक परिषद की शक्तियों के बारे में, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 7 में यह संस्था न केवल अधिवक्ताओं के आचरण यानी प्रोफेशनल कंडक्ट को नियंत्रित करती है, बल्कि लीगल एजुकेशन यानी विधिक शिक्षा, एनरोलमेंट यानी नामांकन और डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्यों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भारतीय बार परिषद के प्रमुख कार्य और शक्तियां। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI एक वैधानिक निकाय संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय विधिक पेशे को विनियमित करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। इसके प्राथमिक कार्यों में पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करना है, अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना, कानूनी सुधारों को बढ़ावा देना और अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना शामिल है। तो इसमें दिया गया है कि बार काउंसिल की एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। उसका कार्य है किसी भी लीगल जो अधिवक्ताओं के अधिकार है उनकी रक्षा करना, उनके मानक निर्धारित करना, किस तरीके से उनका एनरोलमेंट होगा। पहले वो स्टेट बार काउंसिल में उनका एनरोलमेंट होगा। उस एनरोलमेंट से पहले उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है उन्हें चेक किया जाते हैं, जिसमें लॉ की पढ़ाई होती है। उनके मानक निर्धारित करते हैं कि उसमें किस स्तर तक की पढ़ाई की जाएगी। जो उनका भारतीय का विधिक पाठ्यक्रम है उसको देखा जाएगा, उसमें विजिट किया जाएगा। समय समय पर अधिक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे जाकर भविष्य में एक अधिवक्ता का रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, उसके किस स्तर तक होगा और उस विधिक विश्वविद्यालय को मान्यता देना, जिसके आधार पर उन्हें राज्य में एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है। उस एनरोलमेंट में होने के बाद में 2 साल के अंतर्गत ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एक पेपर होता है, एग्जाम दिया जाता है ऑल इंडिया बार का। उसमें पास आउट होने के बाद ही आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ में ये देखा जाता है कि जब एक विद्यार्थी राज्य बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवा लेता है, उसके बाद में जब वो ऑल इंडिया बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवा लेता है, जब वो एक अधिवक्ता बन जाता है तो उसके पेशेवर जो आचरण होता है, उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको किस तरीके से वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरीके से अपने कोर्ट में पेश होता है, पूरी यूनिफॉर्म होती है नहीं होती है, किस तरीके से वो न्यायाधीश से व्यवहार करता है, किस तरीके से वो अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ में बातचीत करता है, उनके साथ में व्यवहार करता है, ये सब चीजें देखी जाती है। अगर वो दोषी पाया जाता है कभी भी मिसकंडक्ट का, तो उसके लिए अनुशासनात्मक एक कमेटी बनाई जाती है जो उसकी इस कार्य की जांच करती है। जांच रिपोर्ट जाकर वो बार काउंसिल को सबमिट करती है। और अगर दोषी पाया जाता है अधिवक्ता, तो उसका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है उसे कैंसिल किया जा सकता है या कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। भारतीय बार परिषद की प्रमुख कार्य और शक्तियां। पहला है पेशेवर मानकों का निर्धारण करना। तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करते हैं कि किस तरह के आचरण वो कोर्टरूम में अपने कलीग्स और अपने क्लाइंट के साथ में करेंगे, ठीक है। अब सेकंड है अनुशासनात्मक नियंत्रण। तो अनुशासनात्मक नियंत्रण क्या होगा? डिसिप्लिन ने जो कमेटी निर्धारित की थी कौन सा अनुशासन लगाए जाएंगे। तो अनुशासनात्मक नियंत्रण में है कि ये अपनी अनुशासनात्मक परिसमितियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है और राज्य बार परिषदों के अनुशासनात्मक समितियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। जैसे कि किसी भी अधिवक्ता की कोई कंप्लेंट हो गई है राज्य बार काउंसिल में, ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि उस जो अधिवक्ता है उसके ऊपर झूठी रिपोर्ट की गई है, झूठी कार्रवाई की गई है, तो जो अधिवक्ता होता है वो बार काउंसिल में, जो भारतीय बार काउंसिल में, उसमें अपनी अपील कर सकता है। विधि व्यवसाय होते हैं लीगल प्रोफेशन में, अनुशासन बनाए रखने के लिए बार काउंसिल समय समय पर जो होते हैं नियम बनाती है, कुछ उपनियम भी बनाती है। इन नियमों का पालन करना है, कैसे करना है, ये इस विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। यदि कोई वकील इन नियमों का उल्लंघन करता है
तो बार काउंसिल उन्हें दंडित कर सकती है, सजा दे सकती है, उनका जो एनरोलमेंट है वो निलंबित भी कर सकती है। यदि किसी अधिवक्ता के खिलाफ झूठी शिकायत बार काउंसिल में की गई होगी तो वो क्या करेगा, वह अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपनी अपील कर सकता है। राज्य और केंद्र बार काउंसिल अनुशासन समितियों का गठन करती है, जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसमें ऐसे मामलों की जांच की जा सकती है जो अधिवक्ताओं द्वारा या अधिवक्ताओं के विरुद्ध दाखिल किए जाते हैं वाद। ठीक है। उसके बाद है विधिक शिक्षा या विनियमन परिषद विश्वविद्यालयों से परामर्श लेकर विधि शिक्षा को बढ़ावा देती है और मानक निर्धारित करती है, कि साथ ही विधिक शिक्षा की डिग्री को मान्यता प्रदान करती है कि कौन सा विद्यालय होगा, उस विद्यालय को मान्यता देनी है नहीं देनी है, वहाँ के जो शिक्षक होंगे वो कौन सी योग्यता प्राप्त करी हो, जैसे उन्होंने पीएचडी की है, या जो टीचर्स होंगे वो एडवोकेट की उन्होंने स्टडी कर रखी हो, ठीक है, वो एडवोकेट हो। ठीक है, कितने सालों का कोर्सेज होगा, 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, ये सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बीएनएस हो गया, बीएससी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अधिवक्ता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो अधिवक्ता कल्याण के लिए अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है और उनके लिए कल्याणकारी निधियों का भी प्रबंधन करता है। बार काउंसिल क्या करता है, बार काउंसिल कल्याण हेतु जो बीमा होते हैं, जैसे भविष्य निधि की योजनाएं हो गई हैं, ऐसी व्यवस्था करती है, जिससे क्या होता है, कई आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ता जो होते हैं उनको आर्थिक सहायता मिलती है। ठीक है, कानूनी सुधार और कानूनी सहायता, ये कानूनी सुधारों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है तथा गरीबों, दलितों और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। बीसीआई का काम होता है कानूनों में सुधार करना। ठीक है, उन्हें समय समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, उन्हें समय समय के अनुसार कानूनों में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि पुराने जमाने के हिसाब से तो आप उस प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। अब आज जब सब कुछ डिजिटल हो चुका, तो जो सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो भी डिजिटल हो चुके हैं। तो इसीलिए जो हमारा बीएसए और बीएनएसएस लेके आए थे, जिसमें बदलाव किया गया था, डिजिटल साक्ष्य को डाला गया था। ठीक है, वो इसलिए डाला गया था क्योंकि आज के टाइम पर जो डिजिटल साक्ष्य है उन्हें भी मान्यता दी गई है। तो इसीलिए न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जो बीसीआई वो क्या करती है, कानूनों में सुधार करती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि कानूनों को आधुनिक और प्रभावी बनाना, ताकि समाज की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार कानून में बदलाव किया जा सके, न्याय में देरी को कम किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं कानूनी सहायता का मतलब क्या होता है। तो कानूनी सहायता का मतलब है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को समान न्याय मिल सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति अमीर नहीं है, हर एक व्यक्ति वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोर्ट की फीस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बीसीआई कानूनी सहायता मुहैया कराता है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को, जिससे उन्हें भी न्याय मिल सके। मुफ्त कानूनी सहायता देने की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 39A हमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है, जिसका उद्देश्य यह है कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय से वंचित नहीं रहे। और बीसीआई का क्या क्या कार्य होता है, जैसे कि मुफ्त वकीलों की सुविधा करना, कोर्ट फीस में छूट देना, फ्री लीगल एडवाइस देना। ठीक है, और लोक अदालत के माध्यम से जो निम्न तबके के वर्गों का होता है, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोक अदालत में भी अपने बात को ले जा सकते हैं, जिसमें उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसके बाद है निधि प्रबंधन। परिषद अपने स्वयं के कोष का प्रबंधन करती है, जिसमें अनुदान, दान और उपहार प्राप्त करना शामिल है, जिसका उपयोग अन्य चीजों के अलावा विधि पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने जो धन का उपयोग है वो विधिक शिक्षा में सुधार करने के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को करने के लिए तथा मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए करती है, तथा अधिवक्ताओं के भविष्य की योजनाओं में और पुस्तकालयों को में भी उपयोग करती है। विदेशी योग्यताओं की मान्यता। तो जो विदेशी योग्यताओं की मान्यता है वो बीसीआई विदेशी विधि योग्यताओं को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। वैसे तो जो किसी भी विदेशी छात्रों को सीधे भारत में वकालत करने की अनुमति नहीं होती है। बार काउंसिल विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त छात्रों को तभी मान्यता देती है जबकि उन्होंने बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से शिक्षा ली हो और वहां से डिग्री ली हो। ठीक है, बीसीआई की प्रशासनिक शक्तियां। पहला है नियम निर्माण करना। बीसीआई को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 7 और सेक्शन 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने का अधिकार देती है।
कानून को लागू करने के लिए जो विस्तृत नियम बनाना है वो बार काउंसिल को लागू करने का, नियम बनाने का अधिकार देती है। ठीक है। अब बार काउंसिल कौन कौन से नियम बना सकती है, किस किस से संबंधित? तो पहला है विधिक शिक्षा से संबंधित नियम बनाना, प्रोफेशनल एथिक जो वकीलों के आचरण से संबंधित होते हैं नियम बनाना, नामांकन अनुशासनात्मक समिति से संबंधित नियम, और अंत में जो विश्वविद्यालय हैं कि कौन से विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा देंगे उनको मान्यता देने के नियम बनाना। ठीक है। अब देखते हैं समितियां। यह कार्यपालिका समिति जैसे विभिन्न समितियों का गठन करती है और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त भी कर सकती है। जब प्रमुख वैधानिक प्रावधान, जो धारा 7 है एडवोकेट एक्ट 1961 की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्राथमिक कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है कि कौन कौन से कार्य बार काउंसिल कर सकती है, किससे रिलेटेड, किससे संबंधित कार्य कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, जो बार काउंसिल है वो एडवोकेट से रिलेटेड जितने भी नियम है, कानून है, वो बना सकती है। ठीक है। उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा को किस तरीके से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, मान्यता देनी है, नहीं देनी है, कैंसिल करनी है, इस सबके जो अधिकार है वो बार काउंसिल के ऊपर होते हैं। वकीलों से संबंधित जो आचरण होते हैं वो किस तरीके से आचरण करेंगे, कोर्ट में कैसे करेंगे, अपने जो क्लाइंट है उसके साथ कैसा आचरण करेंगे, और साथ ही साथ अपने जो कुलीग होते हैं उनके साथ में कैसे कैसे आचरण करेंगे, ये सभी कार्य जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही तय करती है। धारा 36 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुशासनात्मक शक्तियां का भी प्रदान करती है। भारत में विधि पेशा द्वारा उचित नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।